हेलो, आई एम शैल और आज हम फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक रेस्पिरेशन, दैट इज एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने ब्रीथिंग गैशियस एक्सचेंज को पढ़ा है, जिसमें हमने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी पढ़ा था। लेकिन प्लांट के केस में ये रहता है कि प्लांट को एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। उसका सबसे ज़्यादा कारण ये है कि जैसे ह्यूमन के केस में हम देखते हैं तो नॉस्ट्रिल से नाक से हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जबकि प्लांट के केस में आप देखिए तो लीफ अपनी ऑक्सीजन खुद ले रही है, लीफ खुद का गैशियस एक्सचेंज करती है। स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, रूट भी खुद ही गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी प्लांट में एक ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स नहीं किया गया है जहाँ से सिर्फ वहीं से ही गैशियस एक्सचेंज होगा। प्लांट के हर एक पार्ट जो है इंडिपेंडेंट है गैशियस एक्सचेंज के लिए। दूसरी चीज एक और, जैसे हम यदि कंपैरिजन करें एनिमल वर्सेस प्लांट, तो प्लांट के को उतने रेट ऑफ रेस्पिरेशन जितना ह्यूमन मतलब एनिमल्स में होता उतने की जरूरत नहीं होती। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि ये एक जगह पर फिक्स होते हैं, जबकि बाकी एनिमल्स जो होते हैं वो मूविंग होते हैं। इन सब वजह से वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंपैरेटिवली स्लो होता है। एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो स्लो होता है। देन थर्ड चीज, यदि हम एनाटॉमी वाला पॉइंट यहाँ पर लेके आइए कि जो भी स्टेम होता है उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो नॉन लिविंग पोर्शन होता है। वो क्या होता है? दैट इज ड्यूरामेन होता है, जिसे हम हार्टवुड के नाम से भी जानते हैं। और ड्यूरामेन में डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो डीपली लोकेटेड है, जैसे स्टेम इतना थिक हो गया तो उसका जो अंदर का सेंट्रल पोर्शन है जो कि ड्यूरामेन या हार्टवुड से बना हुआ है, उसको ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डेड है। तो यहाँ पर यदि हम प्लांट में देखें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं है, तो सिंपल है कि वहाँ पर प्लांट जो है सीधे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होता है, तो वो डायरेक्टली गैशियस एक्सचेंज कर लेता है। और जहाँ कहीं पे भी डिफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट है जो थोड़ा सा अंदर लोकेटेड है, तो इतनी डिस्टेंस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज केवल डिफ्यूज़न से इंटरसेलुलर स्पेसेस में डिफ्यूज़न होगा और ऑक्सीजन जो थोड़ा सा अंदर टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। तो मेन जो सबसे सेंटर का पोर्शन है वो तो ड्यूरामेन हो गया, वहाँ चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन। बाकी जो है, जैसे लीफ को ही देखते हैं, लीफ थिक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा से गैस अंदर चली गई और डायरेक्टली ये जो है जितनी भी सेल्स है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं। तो वहाँ पर मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत एज सच नहीं पड़ती है। अब इसके रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन अभी हमने देखा था, मतलब ब्रीथिंग एंड गैशियस एक्सचेंज में कि कंडक्टिंग पैसेज है, फिर एल्वेलाई में गैशियस एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड उसको लेकर के जाएगा, टिश्यू में रिलीज करेगा। ये सब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि टिश्यू फ्लूइड में ब्लड वेसल्स जो हैं, ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड से डिफ्यूज होकर के टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है। अब उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है वो सेल में होनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन होना है, जो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली जो एक ग्लूकोज है या जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसमें जो एनर्जी स्टोर की गई है उससे एनर्जी को रिलीज कराएंगे। मोस्ट फेवरेबल सबस्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज होता है, और जिसके बॉन्ड्स में ये एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल ये मिलकर के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो चीज़ है वो कन्वर्ट हुई थी ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में जो एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके रखा गया। अब वो जो है सोलर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में रिलीज की गई, स्टोर की गई थी ग्लूकोज में, अब उसमें से हम वो एनर्जी को रिलीज कराएंगे। तो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते थे, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ वाटर। हमने देखा है क्लियर, इसके जस्ट पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नॉन साइक्लिक जेड स्कीम से होते हुए NADP के पास पहुंचते हैं और स्ट्रोमा से वो हाइड्रोजन ले लेता है, तो NADPH2 का फॉर्मेशन होता है।
तो वो जो H2 बना था वो हमने देखा था कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को PgL में कन्वर्ट करने में यूज़ हुआ, और फिर हम PgL को निकालते गए थे केल्विन साइकिल से और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया था। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फाइनली किधर से एनर्जी, कहाँ से एनर्जी स्टोर हुई थी केमिकल फॉर्म में, दैट इज सोलर एनर्जी ही फिक्स हुई थी केमिकल फॉर्म में। अब इस केमिकल एनर्जी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक एक स्टेप वाइज रिलीज कराएंगे, और फिर इस एनर्जी को सेल डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या डिफरेंट चीज़ों के सिंथेसिस में या वॉट एवर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में वो इस एनर्जी को एटीपी के रूप में पैक करके रखेगी और एटीपी को यूज़ करेगी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है हमने क्लियरली देखा है। हम जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे अभी यहाँ हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज में ये केमिकल एनर्जी के रूप में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको रिलीज कराएंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कराने के लिए द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है, विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ सीधे CC बॉन्ड को तोड़ना है और उन्हें ऑक्सीडाइज करना है, और मतलब अब सीधे से C6H12 वो 6 है। अब ये जब ये रेस्पिरेशन में जाएगा तो वापस से हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो हाइड्रोजन को रिमूव कराते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। तो यहाँ पर CC बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। यह प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जो भी कंपाउंड यूज हो रहे हैं, तो एक्चुअली हम मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम फैट और प्रोटीन, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ये डायरेक्टली नहीं चले जाएंगे टूटने के लिए, बल्कि पहले ये जैसे फैट की बात करते हैं तो फैट पर लाइपेज एंजाइम काम करता है, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो फैटी एसिड तो ज्वाइन करता है फैटी एसिड चेंज होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, और फिर वो क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन करता है। और यदि हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल जो है वो ज्वाइन करेगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। ठीक है, प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होगा, प्रोटीएज एंजाइम से डाइजेस्ट होकर के डिग्रेड होकर के एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये एमिनो एसिड फिर या तो एसिटाइल को एंजाइम ए के थ्रू क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन करेंगे, या क्रेब्स साइकिल के बीच में भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्टली जा रहे हैं, जबकि फैट को पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटना होगा और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में टूटना होगा। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं तब हम इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट या फैट को यूज़ करते हैं तो हम उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो हम उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट यही चीज़ बोल रहा है, पूरी वही चीज़ है। फैट और प्रोटीन को भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यूज करेंगे। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। ये 2 पॉइंट बोल रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ही बार में पूरी एनर्जी नहीं कि ग्लूकोज डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखेंगे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर ETS में जाएगा, तब ग्लूकोज से पूरी एनर्जी स्टेप वाइज प्रोसेस में रिलीज होगी। क्योंकि यदि एक ही बार में रिलीज हो जाएगी तो वो केवल हीट की मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका हीटिंग प्रोसेस में निकल जाएगा, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो जब रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उसे हम स्टेप वाइज रिलीज करते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो जहाँ पे भी सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होती है ये एनर्जी, उसको हम ATP के रूप में बना करके रख लेते हैं। और ये ATP सेल में प्रेजेंट है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट मतलब जब ATP की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ जा करके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो यही चीज़ बोल रहा है कि एक बार इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल, सेल में फ्री नहीं होगी, वो किस में पैक कर दी गई, ATP में पैक कर दी गई। और एक ही स्टेप में नहीं कि हम जो लिखते हैं C6H12 O6 वो डायरेक्टली टूटा, CO2 और H2O बना लिया। अभी हम देखेंगे CO2 H2O कितने स्टेप में जाकर के बनते हैं। ठीक है, इट इज रिलीज्ड इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है,
Hence, the energy released by oxidation and respiration is not used directly, but it is used in the synthesis of ATP, which is broken down whenever energy need to be utilized. Hence, ATP act as energy currency. Okay, अब एक चीज और यहाँ पर यहीं पर देखते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये 6, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी है उसका अमाउंट ये है, और हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs को प्रोड्यूस को बना सकते हैं, और एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी कितनी है? 686 किलो कैलोरी। हम कितनी इस एनर्जी से कितने ATP ले रहे हैं? 38 ATP, और हमें ये भी मालूम है कि एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो 7.3 इंटू 38 करोगे तो इट इज समथिंग 277 आएगा, ठीक है। तो 686 माइनस 277 करेंगे तो एक राउंड में हम लेते हैं, करवाई लो, तो 7 14 9, ठीक कर रही हूँ ना, और समथिंग हम एक राउंड फिगर की बात करें तो राउंड फिगर में हम देखते हैं कि 402 मतलब कितना देखा था हमने? 280 हमने ATP बनाने में यूज किया, राउंड फिगर ले लो, 280 और 686 था, तो 686 था, ठीक है। तो 6 0 और 2 4, करीबन 406 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हीट के रूप में डिसिपिएट होगी। अब वो जाएगी कहाँ? ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखता है? ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें से सिर्फ हम 280 किलो कैलोरी, दैट इज 277 किलो कैलोरी एनर्जी ATP बनाने में यूज हो रहे हैं, और बाकी जो एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो रही है वही तो हमारे 37, वही तो हमारी बॉडी को गर्म करके रख रही है। कोई भी चीज़ गर्म है तो उसको उतना टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली एनर्जी सोर्स तो चाहिए, वो एनर्जी जो होती है ये। दूसरा पॉइंट हम जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होता है, कि मतलब मेरे पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी है और मैं सोचूं इस केमिकल एनर्जी है और मैं इतनी पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी में पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म करा लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जनरली अब फिजिक्स पढ़े बहुत टाइम हो गया है मुझे, बट मुझे याद है अपना 12 का, कुछ 40% की एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी थी, वो उसका 280 किलो कैलोरी 277 किलो कैलोरी को ही ATP में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी जो है डिसिपिएट हो रही है, मतलब 686 को कंप्लीटली ATP में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। दैट इज, ये भी थर्मोडायनेमिक, कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक के हर लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो ये चीज हो गई। देन यहाँ पर अब ये जितनी भी चीजें, हाँ इसको जरूर हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये किया है कि जैसे हर बार हम करते थे कि पहले पूरी साइकिल समझते थे, फिर उसमें क्या लिखा है वो पढ़ते थे, तो अभी हम जो आइदर ग्लाइकोलिसिस बनाएंगे तो वहीं पे उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जिससे कि हम थोड़ा सा टाइम भी सेव कर सकें। ओके, अब प्लांट्स के बारे में मैंने अभी जो बात की कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्यों जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं। देयर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट can get along without respiratory organ. First, each plant part take care of its own gaseous exchange. लीफ अपना gaseous exchange कर रही है, रूट अपना कर रही है, स्टेम अपना कर रहे हैं, फ्रूट अपना कर रहे हैं। स्टेम, फ्रूट्स ये सब जो हैं वो रूट जो हैं वो लेंटिसेल्स के थ्रू ये काम कर लेते हैं, जबकि लीफ में स्टोमेटा या हर्बेशियस स्टेम है, पतला स्टेम है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि each plant part take care of its own gaseous exchange need. There is a very little transport of gases from one plant part to another. ठीक है, जैसे हमें फूड को ट्रांसलोकेट कराना पड़ रहा है फ्लोएम से और मिनरल वाटर को जाइलम से, तो वहां पर ऐसे ट्रांसलोकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको ही अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैशियस एक्सचेंज। रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पिरेट रेट फॉर लोअर देन एनिमल डू।
ठीक है, उसका रीजन मैंने प्रोबेबल रीजन बताया है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैशियस नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन सेल्फ, हाँ, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो वो सेल्स जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज कर लेती हैं। ओके, देन थर्ड, यहाँ पर इतनी कोई लंबी डिस्टेंस नहीं होती क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल वाला पोर्शन जो है वो ड्यूरामन ऑक्यूपाई करके रखता है, और बाकी कहीं पे भी इतनी डिस्टेंस नहीं होती कि बहुत दूर तक डिफ्यूज़ कराना है। तो शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूज़न, जो थोड़ी बहुत सेल अंदर हैं तो उनमें इंटरसेलर स्पेसिस से होते हुए गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. In the stem, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also have opening called lenticels. ठीक है, The cell in the interior are dead, that is duramen के बारे में बात कर रहा है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. Thus most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with the air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cell, that is intercellular space है जहाँ पर diffusion possible है. ठीक है, इसको पूरा रीड करिए आप अच्छे से. The complete, अब रेस्पिरेशन की इक्वेशन, ये ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल O2 का यूज़ किया तो हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर की प्रोड्यूस हुए और एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 686 किलो कैलोरी, और जिससे हमने कितना 38, मैक्स टू मैक्स हम 38 ATPs को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में को हम यदि कराएं पूरा तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन शो करें. अब इसके बाद ये बोल रहे हैं, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर. ठीक है, अब जब ग्लूकोज को हम स्टेप वाइज ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे. अब जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हम वहाँ से निकाल करके उससे फैट की सिंथेसिस, उसको फैटी एसिड के सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, तो अब कॉन्सेप्ट को यहाँ मैच कराओ. मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अमोनियम आयन रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड को बनाता है. तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड की सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल हो गया. सक्सिनाइल कोएंजाइम जो क्रैब साइकिल में बीच में देखेंगे वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में यूज होता है. तो इस तरीके से जब हम ग्लूकोज को स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करा रहे हैं तो उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं वो किसी न किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं. ठीक है, तो यदि हम जब बोल रहे हैं 38 ATP की बात कर रहे हैं तो हम एक इमेजनरी ये लेते हैं कि हमने ग्लूकोज को स्टार्ट कराया तो उसको बीच में उसके कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कहीं नहीं जाने देंगे, उसको पूरा की पूरा CO2 और H2O में तोड़ेंगे और पूरी उसकी एनर्जी निकलवाएंगे. यहीं पर याद रखिए कि आगे चल करके हम क्रैब साइकिल को पढ़ेंगे, मतलब रेस्पिरेशन को हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं. तो एक्चुअली कैटाबोलिक रिएक्शन नहीं है, ये एम्फीबोलिक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना किसी न किसी बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में यूज भी होते हैं. तो ये एनाबोलिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए जो रेस्पिरेशन जो होता है वो कैटाबोलिज्म के साथ साथ वो एनाबोलिक एक्टिविटी एनाबोलिक भी होता है. इस वजह से हम इसे एम्फीबोलिक भी बोलते हैं. दैट इज कैटाबोलिज्म भी कर रहा है और एनाबोलिज्म भी कर रहा है. ठीक है, अब जहाँ पे थे हम, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर. ठीक है, एटीपी को हम दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज करेंगे. द स्ट्रेटेजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इट कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट. ठीक है, जहाँ पे भी सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हुई उसको हमने एटीपी बना करके पैक किया. हालांकि हम कैसे एटीपी बनता है वो हम फोटोसिंथेसिस में देख के आ चुके हैं. ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर एक जो है एक समझने के लिए कि स्टेप वाइज ब्रेक डाउन हो रहा है और जहाँ पे भी एनर्जी लिबरेट होगी हम एटीपी बना करके रखेंगे. द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन अ सेवरल स्मॉल स्टेप इनेबलिंग सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released. अभी इक्वेशन में हमने देखा the combustion reaction required oxygen, but some cell live where oxygen may or may not be available. ठीक है, अब रेस्पिरेशन में हमेशा ये दिमाग नहीं लगाना है कि रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन चाहिए.
हाँ, इवन हमारी बॉडी में मसल सेल्स हैं, सिचुएशन होने पर वो एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। इवोल्यूशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है कि इवोल्यूशन जब मतलब जो फर्स्ट सेल जब बनी तब जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो वहाँ पर तो भी सेल रेस्पायर करती थी, वो एनारोबिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पायर करती थी। ठीक है, और तो मतलब कुल मिलाकर के हम बिल्कुल एक वो क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन लगेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट डिफरेंस ये होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं उनका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, वो पूरा की पूरा 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहीं पर कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हम जनरली प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, तो उनके लिए सफिशिएंट है, सिंगल सेल है, वो सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, 2 एटीपी उन्हें मिलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो उनकी नीड पूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, आइदर इट इज एनिमल और प्लांट, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में केवल हम पार्शियल ब्रेकडाउन से हमारा काम नहीं चल सकता था। ठीक है, तो इवोल्यूशन में फिर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस समझ में आई। So there are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. Clear है, पहला वही था। Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic condition. Some of these organisms are facultative anaerobe, while the other are obligate anaerobe. Facultative anaerobe that is muscle cell, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिकली रेस्पायर हो गई और लैक्टिक एसिड उसने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन नहीं है तो उतने टाइम के लिए वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर सकती हैं। In any case, all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. ये बहुत हम लोग जो बार बार आप लोग को बोलते हैं ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, तो कितना अच्छे से एक्सप्रेस किया इसने। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में, ठीक है, कोई भी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन के बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम हर एक सेल में प्रेजेंट है। यदि ठीक है, दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, या एक लाइन में बोलें तो ग्लाइकोलिसिस के लिए हर एक सेल में एंजाइम प्रेजेंट है, भले ही आगे क्रैब साइकिल वगैरह के लिए हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के लिए हर एक सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, और पहले ग्लाइको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लाइसिस, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग, लाइसिस स्प्लिटिंग, ये मतलब हो गया। और ईएमपी तो जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को इलुसिडेट किया था, फाइंड आउट किया था, दैट इज गुस्टाव एम्बेडन मेयरहॉफ एंड पार्नस। ठीक है, ओटो मेयरहॉफ, जे पार्नस, इनके नाम पे एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे इसे बोला गया। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, हाँ, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही हमें देखने को मिलेगी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ पर होगी, एनारोबिक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है। ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम है वो लोकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दैट इज केवल ग्लूकोज का, जैसे अभी हमने देखा कि जो कैलकुलेशन किया था 38 एटीपी, तो करीबन 40% की एफिशिएंसी एग्जैक्टली 34-35% की होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज जब पार्शियल ब्रेकडाउन करता है तो वो सिर्फ 7% एनर्जी को ही यूटिलाइज कर पाता है, पार्शियल ब्रेकडाउन है। ठीक है, कंप्लीट एनर्जी रिलीज नहीं करवा पाएगा। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज द, हाँ, अब इसके बाद
ग्लाइकोलिसिस का मतलब हमने समझा कि ग्लूकोज स्प्लिट होगा और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है वो जब ग्लाइकोलिसिस खत्म होती है तो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज प्लांट में कहाँ से आता है? तो ये बोल रहे हैं कि सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रोज जो है उस पर इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है और उसको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यही चीज है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ये एक पॉइंट हो गया। कौन तोड़ता है? इन्वर्टेज। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड, सुक्रोज था डाइसेकेराइड और ये जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड हैं। तोड़ा उनको किसने? सुक्रोज को तोड़ा किसने? दैट इज इन्वर्टेज ने। अब मोनोसेक्राइड रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, अब ग्लाइकोलिसिस में ये एंटर होंगे। Glucose and fructose are phosphorylated to give rise glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase, ये हम देखेंगे अभी। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate. Subsequent यहाँ fructose 6-phosphate बन गया। अब उसके बाद सभी एक जैसा देखने को मिलेगा। अब ग्लाइकोलिसिस में एक जो MCQ बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एंजाइम, अ चेन ऑफ, ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये चेन ऑफ 10 रिएक्शंस है। अंडर द यहाँ कई एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को बनाएंगे और इस प्रोसेस में कुछ जगह पर ATP रिलीज होगी और कुछ जगह पर NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिलीज होगा। अब हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, मैं शॉर्ट में ही लिखते जाऊंगी। ओके, ठीक है। ग्लूकोज से हम बनाएंगे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ओके, अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना तो यहाँ जब भी फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये एंजाइम जो होता है हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, ये चेंज होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है। तो यहाँ पर फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम ने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेस है तो फॉस्फोराइलेशन हुआ ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये एक ADP यूज कराया, ATP और ADP में बन के निकला और इसका जो थर्ड फॉस्फेट था वो ग्लूकोज ने ले लिया कार्बन नंबर 6 पे। फिर यहाँ तो आइसोमेराइजेशन हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा फिर से काइनेज एंजाइम होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्योंकि फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज कैसा है? फॉस्फोराइलेटेड है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, यहाँ पर जो एंजाइम हुआ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब इसके बाद जो एंजाइम है वो है एल्डोलेज। ठीक है, इस एंजाइम को अच्छे से याद रखिए। ये यहाँ तक 6 कार्बन कंपाउंड चल रहा है, सब में 6 कार्बन है। अब ये एल्डोलेज जो है फ्रक्टोज को तोड़ेगा, PGAL एंड DHAP। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या हम इसे G3P भी कहते हैं, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये इसमें ये 6 कार्बन था, ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड और ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट इसमें आया और एक फॉस्फेट इसमें गया है। अब क्या होता है, इसका फिर से ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है फॉस्फेट इसको प्रोवाइड कराता है, ये जो फॉस्फेट है प्रोवाइड कराता है, तो ये चेंज हो जाता है 1,3-PGAL। ठीक है, मतलब ये जो PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट था। अब ये जो H3PO4 ऐड हुआ तो ये जो PO4 है वो कार्बन नंबर 1 पर भी ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ये ट्रायोस, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये
3 कार्बन शुगर है, तो 3 कार्बन शुगर है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसे हम बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, हम उसे बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर हमने NAD डाला, NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और ये निकल गया NADH2। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल हमें NADH2 का मिला। ओके, अब इसके बाद ये भी मॉलिक्यूल बाद में जाएगा तो उससे भी हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हम कुल मिलाकर के लिख सकते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, तो जब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब हमें 2 मॉलिक्यूल NADH के मिल रहे हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, एक एक करके जाएंगे तो दोनों बार में एक एक मिलेगा। ठीक है, अब ये मैं 1,3-PGA मैंने यहाँ लिखा, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो है इसमें ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा और यहाँ से हम एक ATP को निकाल देंगे। ADP और IP यूज हुआ, ठीक है, और एक ATP बना, तो ये चेंज हो गया 3PGA में। ठीक है, क्लियर। और 3PGA जो है इसके बाद चेंज हो जाता है 2PGA में। तो यहाँ जो सिर्फ कार्बन के फॉस्फेट की पोजीशन कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 में कर दी गई। 2PGA में बोल रही हूँ तो कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट है, 3PGA में बोल रही हूँ तो कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है। और ये जो एंजाइम काम करता है ये होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, और यहाँ तो ये काइनेज एंजाइम में होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज होगा। जब भी ATP बन रहा है या यूज हो रहा है तो काइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, अब ये 2PGA है, यहाँ पर इनोलेज एंजाइम काम करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इनोलेज एंजाइम जो है, इनोलेज, ठीक है, एल्डोलेज एक बोला और एक इनोलेज बोला, तो इनोलेज इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो फिर से एक ATP बनेगा। ओके, तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल जो बन गए पायरुविक एसिड के बन गए। क्लियर, ये पूरा स्टेप आपको मालूम होना चाहिए कहाँ बीच में कौन सा एंजाइम है। काइनेज ATP से रिलेटेड हो गया, डिहाइड्रोजिनेस NADH2 के फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, एल्डोलेज जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटता है PGAL या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तब एल्डोलेज है। जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम जो होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो एंजाइम होता है वो इनोलेज। इनोलेज एंजाइम जब काम करता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक और दूसरे बार में जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मिल गए 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। और पायरुविक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ओके, अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, अब इसके हम इनका भविष्य तय करें तो 3 टाइप से कर सकते हैं। या तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में चला जाए, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो इस 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड बना है उसको हम अंदर ले जाएं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो हम फिर उसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले गए तो उसको क्रेब्स साइकिल से रन करवा करके हम उसका स्टेप वाइज डिग्रेडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तो हमने देखा कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला था तो उसने स्प्लिट होकर वो टूट गया है 2 मॉलिक्यूल में, जिनमें हर एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी नहीं निकली। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या देखा अभी इस प्रोसेस में कि हमें 2 ATP यहाँ मिले और 2 ATP हमें यहाँ पे मिले, तो यानी टोटल हमने 4 ATP प्रोड्यूस कराए। ओके, लेकिन हमने एक ATP यहाँ कंज्यूम करवाया और एक ATP जो है हमने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ये यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, 2 जगह हमने ATP यहाँ यूज़ कराया। मतलब जब एल्डोलेज एंजाइम के पहले ही, जब पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तब एक ATP यूज़ करा लिया, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तब एक ATP यूज़ करा लिया। तो 4 प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्शन पूछेगा तो 4 है, और कंज्यूम कितने हुए? 2 कंज्यूम हुए। तो नेट गेन की बात जब होती है तब नेट गेन जो होता है 2 होता है, प्रोडक्शन 4 हो रहा है। उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो भाई हमने 4 प्रोड्यूस किया था, 2 यूज़ कर लिया, तो हमें जो बेनिफिट हो रहा है
वो या नेट गेन जो हो रहा है वो तो 2 ATP का हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा था जब ये PGAL दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में रिड्यूस होता है, तब हमें 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिले थे। तो 2 मॉलिक्यूल ATP के मिले हमें और 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिले, NADH2 के, NADH प्लस, सॉरी ये H नहीं ये H प्लस, ठीक है, NADH2 में बोलते जा रही है इसको, इसके मिले। तो ये NADH2 में पोटेंशियल होता है कि वो एक NADH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP को प्रोड्यूस कर सकता है। तो 2 है तो 6 हो गए, और 6 हैं और 2 ATP हमें प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिले हैं ये यहाँ पे, ठीक है। नेट गेन जो है 2 ATP का हुआ था। तो एक तरीके से ग्लाइकोलिसिस से यदि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है, दैट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन होना है, तो हमें ग्लूकोज से 8 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। 2 तो रेडीमेड मिल जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिलते हैं जो कि ETS में जा करके हमें 6 ATP बनवा करके देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बाद में बात करेंगे, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही है, साइटोप्लाज्म में ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस के कारण लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो हम देखते हैं। इसके अलावा जब हम जब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर लेंगे, तो हमारी मसल्स को ऑक्सीजन डेप्थ होगा, उस केस में ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मसल सेल्स जो होती हैं वो एनारोबिकली ब्रेक डाउन करेंगी ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस के कारण लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब और दूसरा केस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि हम यीस्ट के केस में देखते हैं। तो यीस्ट के केस में ये होता है कि ये पायरुविक एसिड जो है उसका पहले पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया CH3CHO में, ठीक है। ये एस्टल्डिहाइड बना। फिर इसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जिसका कोफैक्टर जिंक होता है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस फिर इसको C2H5OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, देखो बैक्टीरिया, मैं इसको इरेज करूंगी, ठीक है। अभी हमने देखा कि पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन अभी आप कंप्लीटली भूल जाइए। जो बैक्टीरिया एनारोबिकली ही रेस्पायर कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, ATP का प्रोडक्शन चाहिए, पार्शियल ब्रेकडाउन से ही सही, लेकिन उनको ATP चाहिए, भले ही कम मिल रही है लेकिन उनको चाहिए। तो ATP प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने देखा यहाँ 2 प्रोसेस में ATP का प्रोडक्शन होता है। अब ATP के प्रोडक्शन करवाना है तो हमें यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा ये पायरुविक एसिड बना, ठीक है, जिनको सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है, इन्होंने 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाए। अब इनको 2 मॉलिक्यूल ही ATP का बेनिफिट हो रहा है, नेट गेन 2 ATP का हो रहा है, भले ही कितने का भी हो रहा है, लेकिन इनको चाहिए तो 2 ATP, और ये 2 ATP बनाना है तो इन्हें जो PGAL बना था एल्डोलेस एंजाइम से, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक डाउन हुआ था PGL, तो PGL से PGA बनाने में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने में उन्हें क्या चाहिए था, NAD चाहिए था ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है। जो इस PGAL के हाइड्रोजन को ले करके, PGAL से हाइड्रोजन ले करके उसे PGAL को कन्वर्ट कर देता है PGA में, और जो हाइड्रोजन उससे लिया है वो किसको दे देता है, इस NAD को दे देता है, इस NAD को दे देता है। तो ये स्टेप तो क्रूशियल है, वो ग्लाइकोलिसिस करवाना है तो ये स्टेप तो क्रूशियल है। अब सेल के पास जो NADH2 था, तो इसके पहले जो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट हुई उसने इस NAD को NADH2 के रूप में कंज्यूम कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड खुद ही इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन जाता है। ये पायरुविक एसिड इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन जाता है। ये मतलब कुल मिलाकर के ये NADH2 जो है ये यूज हुआ और NAD रिलीज हो गया,
ठीक है। और ये NAD फिर यहाँ पर आ गया इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि हमें जब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यूस ऑपरेट कराना है तो NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए। अब ये जब रिड्यूस हो चुका है तो ये पायरुविक एसिड, इसके बाद इसको कहीं जाना नहीं है तो इसको ये NADH2 बोलता है तुम वापस से हाइड्रोजन ले लो। ये वापस से हाइड्रोजन ले लेता है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और यदि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो पहले इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ये कन्वर्ट हुआ एस्टल्डिहाइड में, और एस्टल्डिहाइड को फिर यही NADH2 जो है हाइड्रोजन दे दिया, NADH2, और ये फ्री हो गया NAD के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन लेकर के C2H5OH में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से वो जो पायरुविक एसिड है खुद ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन जाता है। जबकि आगे चल के हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो इन NADH2 का जो ये इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सेप्टर ऑक्सीजन बनेगा। टर्मिनल एक्सेप्टर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये हुआ कि पायरुविक एसिड खुद ही ले लिया, फिर उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में दे दिया, फिर इसको भेज दिया कि जो PGL से तुम फिर से हाइड्रोजन लेके आओ और फिर जो पायरुविक एसिड बनेगा वो ले लेगा। तो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्शन होता रहेगा और साइक्लिक प्रोसेस में NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली हमने ये देखा। अब जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो बेकरी इंडस्ट्रीज में इस कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो डॉ होगा जब ये फर्मेंटेशन होगा तो ये फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, जो इतना था उसमें लीवनिंग दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो फूल जाता है, डो जो है वो फूल जाता है, आटा फूल जाता है, और जिसके कारण फिर ब्रेड जो है उनमें, ब्रेड या केक जो कुछ भी बनता है उसमें अच्छी जालियाँ पड़ती हैं, सॉफ्ट बनता है। और यदि अल्कोहल इंडस्ट्री है तो उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यीस्ट ऐसा है जो बेकर इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, बेकरी इंडस्ट्री में भी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, और अल्कोहल के प्रोडक्शन के कारण वो बिवरेजेस इंडस्ट्री दैट इज अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसमें ग्लाइकोलिसिस देखा, फर्मेंटेशन देख लिया पूरा। ठीक है, अब यही चीज लिखी हुई है, सब चीजें कहाँ ATP बना था वो भी हमने देख लिया था। मैं इसको आगे कर रही हूँ लेकिन ये हमने पूरा उसमें पढ़ा है, और आप लोग रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा, कुछ भी नया नहीं है। पायरुविक एसिड का क्या फेट होगा फर्मेंटेशन में हमने देख लिया। तो यही यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, या तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा। और यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इन पायरुविक एसिड को कहाँ भेज दिया गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दिया गया। ठीक है, वो दो चीज हम देख करके आ चुके हैं, फर्मेंटेशन हम देख के आ चुके हैं। यही देख लो, ग्लूकोज, 2 पायरुविक एसिड बने, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्मेंटेशन यीस्ट के थ्रू होता है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, एनारोबिक कंडीशन में होगा, जिसके प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर जो यीस्ट के थ्रू यदि फर्मेंटेशन हो रहा है तो 2 एंजाइम है, एक पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेस है और दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के लिए याद रखिएगा जिंक जो है कोफैक्टर के रूप में, मेटल आयन एक्टिवेटर के रूप में होता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है वो पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। हमारी मसल सेल्स भी स्ट्रेनुअस कंडीशन में या ऑक्सीजन डेप्थ की कंडीशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस होता है। यहाँ पर फिर यही बोल रहा है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH2 which is reoxidized to NAD in both the process because pyruvic acid itself receive hydrogen from NADH2। ठीक है, उसको फ्री करने के लिए वो रिसीव करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, और हम बैठे रहते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी कुछ बनाए और उसको हम यूज करें। तो आइदर इट इज अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमें दही बना करके दे देते हैं। ठीक है,
तो ये चीज होता है, जो हर बार बोलते हैं कि नेचर में ह्यूमन रूल कर रहा है, तो कैसे कहाँ कहाँ से चीजें ढूंढ के हम अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, अब इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7%। ठीक है, सिर्फ 2 एटीपी का गेन देखा था, तो लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी। अच्छा, एटीपी में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं मालूम है आप लोग को? दैट इज 2 होते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जो पहला, मतलब जैसे ये मैंने एडिनोसाइन बनाया, इसमें ये जो पहला फॉस्फेट है ये हाई एनर्जी नहीं होता, ये सेकेंड और थर्ड, इनका जो बॉन्ड होता है यही हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सॉरी, ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस आइदर एसिड और ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो हैजार्डस हो जाती है, चाहे वो एसिड बन रहा हो, लैक्टिक एसिड बन रहा हो या अल्कोहल बन रहा हो, उनको बनाने वाले बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या यीस्ट। तो लेकिन जब ये बनाते जाते हैं, जैसे मैंने एक बाउल रखा और उसमें फर्मेंटेशन करा रही हूँ मैं, ठीक है, फर्मेंटेशन हुआ तो अल्कोहल बनता जाएगा, अल्कोहल बन रहा है तो वो उसी बाउल के अंदर है, लेकिन वो कंटिन्यूस जितना भी प्रोडक्ट है, ये इसको तो मालूम नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा बना लेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे, तो वो तो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कर रहा है और वहीं पर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बनता जा रहा है। तो जब 13% अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो वो यीस्ट के लिए हैजार्डस हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है और यीस्ट की सेल्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज द नीड, ये तो हमने देख लिया। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 30%. What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो जब हमें मालूम है कि 13% से ज़्यादा अल्कोहल का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता है, कैसे नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भी फर्मेंटेशन के लिए जो भी माइक्रोब्स यूज़ किया जा रहा है वो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो यदि नेचुरल फर्मेंटेड प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का 13% ही हो सकता है। अब हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बिवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन? तो जैसे वाइन और बियर जो है वो अनडिस्टिलेटेड हार्ड ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो वोदका, जिन, रम, विस्की होते हैं, इसमें इन अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे भी फर्मेंटेशन किया गया उसमें प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, फिर अल्कोहल को मतलब ये जो सेपरेशन हुआ उसके बाद उसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाएगी, दैट इज उनको बॉयल किया जाएगा। तो एक टेम्परेचर पर अल्कोहल जो है इवेपोरेट होगा, ठीक है, और वो उसको फिर कंडेंस करा लिया जाएगा, तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन इस तरीके से बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो भी सब चीज़ मिला करके 13%, मतलब एक समझ लो एक टब है, वहाँ पर उसमें यदि 100 लीटर प्रोडक्ट बना है तो उसमें सिर्फ 13 लीटर जो है अल्कोहल का है। अब हमने इसको सेपरेट कर लिया, इसको बॉयल किया, तो हमें मालूम है हर एक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, अल्कोहल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा, फिर उसे हम डिस्टिलेशन कर लेंगे। डिस्टिलेशन यानी वो जहाँ से पास हो रहा है वहाँ पर कूल चिल वाटर रखेंगे, तो ये जो वेपर के फॉर्म में अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट होगा और इस तरीके से हम अल्कोहल का कंसंट्रेशन इन ड्रिंक्स में बढ़ा देते हैं। ओके, अब एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट, अब इसके बाद हम आ गए एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हम देखेंगे। तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, दैट इज पायरुविक एसिड, उसको हमें कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो मेक इट वेरी क्लियर, ग्लाइकोल जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है वो दोनों ही परमिएबल होती हैं पायरुविक एसिड के लिए। ओके, अब हम इसके बाद अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, ग्लूकोज में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड से हमने ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज से हमें सारे हाइड्रोजन को फिर से रिमूव कराना है। स्टेप वाइज में हमने बीच में ग्लाइकोलिसिस में हाइड्रोजन रिमूव कराया PGL से PGN। अब इसके बाद भी जो पायरुविक एसिड में अभी हाइड्रोजन है उनको हम स्टेप वाइज रिमूव कराएंगे। ठीक है, द पासिंग ऑन
passing on of the electron removal as part of the hydrogen atom to molecule O2 with simultaneous synthesis of ATP. What is interesting to note is that the first process take place in the matrix of the mitochondria while the second process is located. अब जब पायरुविक एसिड का हमें कंप्लीट ब्रेकडाउन कराना है, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कराना है, दैट इज उसमें जो हाइड्रोजन है उसको स्टेप वाइज रिमूव कराना है, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसके एक्सेप्टर को देना है, दैट इज ऑक्सीजन को देना है। तो यहाँ पर दो स्टेप्स देखेंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखेंगे एक स्टेप, और दूसरा स्टेप हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्रैब्स साइकिल बस नहीं बोल रहा है, लिंक रिएक्शन को भी इंक्लूड कर रहा है। What is interesting to note that the first process take place in the matrix of the mitochondria while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. तो यहाँ पर देखो पायरुविक एसिड है, को एंजाइम A है, NAD है। ये जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है तो सीधे क्रैब्स साइकिल में नहीं चला जाएगा, एक लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन होती है जिसमें पायरुविक एसिड है, उसमें को एंजाइम ए में ही पेंटोथेनिक एसिड होता है, दैट इज विटामिन B5, और ये ऑक्सीडाइज्ड NAD है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चेंज हो रहा है 2 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, तो यानी कार्बन, इसका जो 3rd कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। तो पहली जगह है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। एक पायरुविक एसिड में से हमें 3 जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना है, तो पहला यहाँ पे रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर थियामिन पायरोफॉस्फेट एंड LAA। ठीक है, थियामिन कौन सा विटामिन है, दैट इज B1 हो गया, और लिपोइक एसिड अमाइड, थियामिन पायरोफॉस्फेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और को एंजाइम A, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप देख लो, ये रिक्वायर्ड है, ये हो गया, एंजाइम तो रिक्वायर्ड ही है, ये और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, अब यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, ये था ये पायरुविक एसिड था, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच चुका है। ये बोर्ड को आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ले लो पूरा। ठीक है, ये पायरुविक एसिड, यहाँ पर हमने देखा कि पायरुविक एसिड को हमने फिर से इसको मतलब इसका हाइड्रोजन लिया है हमने, यहाँ पे NaDH2 ले लिया। ठीक है, NaDH प्लस H प्लस लिखते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिखते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम A। ठीक है, इस प्रोसेस में एक पायरुविक एसिड आया तो एक मिला, दूसरा आया तो दूसरा मिलेगा, तो 2 NaDH2 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकला, एक पायरुविक एसिड से एक तो 2 से 2 निकलेगा। इसके अलावा हमने ये जो एंजाइम है उसको पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोला। इसके अलावा मैंने इसमें TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट और LAA लिपोइक एसिड अमाइड की रिक्वायरमेंट और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट को बोला। ठीक है, अब ये एसिटाइल को एंजाइम A जो है, एसिटाइल को एंजाइम A हमें ये मालूम है, अब ये कितने कार्बन कंपाउंड हो गया है, 2 कार्बन कंपाउंड हो गया है। अब इससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये कंडेंस होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी यूज होगा। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम A का मॉलिक्यूल मिल करके 6 मॉलिक्यूल वाला 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, सिट्रिक एसिड फिर ठीक है, तो ये सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर काम किया, उसने एसिटाइल को एंजाइम में और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कंडेंस किया सिट्रिक एसिड में। फिर एकोनेटेज एंजाइम है, तो ये सिस एकोनेटिक एसिड और सिस एकोनेटिक एसिड फिर आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये एकोनेटेज एंजाइम, यहाँ पे भी एकोनेटेज एंजाइम। आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए हैं वो ओपन करके रखिए। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड जो है फिर कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में। ठीक है,
ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन, ये सब 6 कार्बन के चल रहे हैं। जब तक हम CO2 को नहीं रिलीज कराएंगे तब तक आप 6 कार्बन रखिए। तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब होता है तब यहाँ पर हम फिर एक NaDH2 निकाल लेते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको फिर से हमने निकाल लिया और NaDH2 को सिंथेसाइज कर लिया। तो यहाँ पर देखो, एक तो गेटवे रिएक्शन में हमने NaDH2 निकाला था, फिर अब एक यहाँ निकल गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ओके, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब बनता है तो ये 5 कार्बन है, तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है एक CO2 मॉलिक्यूल को फिर से निकाल देगा। क्लियर? अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ये चेंज होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। तो 4 कार्बन कंपाउंड है तो फिर से यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ेगा, एक CO2 को रिलीज कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक NaDH2 फिर निकल जाएगा। ओके, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनने पर डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है और डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है। ओके, अब ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके बाद ये चेंज हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिल को एंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड का कन्वर्शन होता है, तभी यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन होता है। GDP और IP मिलकर के GTP बनाते हैं और ये GTP बनाते हैं, जो ADP से रिएक्ट करके ATP बना लेगा। ठीक है, ये भी कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर सक्सिनाइल थायोकाइनेज ATP की सिंथेसिस हो रही है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ADP का, तो यहाँ पर जो एंजाइम हो जाएगा वो थायोकाइनेज हो जाएगा। जहाँ पे भी NaDH2 निकल रहे हैं तो उसके आगे वाले का नाम लगाओ। जैसे यहाँ पर सक्सिनाइल को एंजाइम बन रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, तो इस एंजाइम का जो नाम हो जाएगा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया, सक्सिनाइल थायोकाइनेज हो गया। अब सक्सिनिक एसिड बना, तो सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमारिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो है यहाँ पर जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, FADH2 बनाएगा। सक्सिनिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो FAD ले लेगा और FADH2 बना लेगा। और जो एंजाइम है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है। ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हम कॉम्प्लेक्स 2 पढ़ते हैं वो कुछ नहीं होता बल्कि ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस ही होता है। ओके, अब ये फ्यूमारिक एसिड बन गया, फ्यूमारिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है तो फिर से NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यानी डिहाइड्रोजिनेशन किसका हो रहा है, मैलिक एसिड का हो रहा है, तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पर एक चीज और, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट किया था। तो शुरू में हमने बात की थी जब हमने बोला था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं तो उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फैट पहले लाइपेज से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो फैटी एसिड को यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनना है तो वो एंटर होगा यहाँ से, फैटी एसिड जो है कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए में। अब लेकिन यदि फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना है तो हम एसिटाइल को एंजाइम ए को साइकिल से बाहर निकाल लेंगे और फैटी एसिड की सिंथेसिस करा लेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सेम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। सक्सिनाइल को एंजाइम ए क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सिट्रेट जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी बीच के प्रोडक्ट हैं, जब जिस बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस होना है यहाँ से बीच से पिक कर लिया जाता है। तो वही चीज हम बोलते हैं, बहुत सारी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं NCERT में भी, कि एक आइडियल कंडीशन में जब हम मानते हैं कि ग्लूकोज से बनने वाली किसी भी चीज को कहीं पे भी नहीं भेजेंगे, NaDH2 को भी, जितने भी NaDH2 बन रहे हैं उनको ETS में भेजेंगे, FADH2 को ETS में भेजेंगे, सारे
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को इंटेक्ट रखेंगे तब हम एक उम्मीद करते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का बनना होगा। अदरवाइज हम 20 से ही कोई प्रोडक्ट वो विड्रॉ कर लेते हैं तो साइकिल वहीं स्टॉप हो जाती है ना, या उसकी एनर्जी तो पूरी की पूरी इधर उधर चली गई, तो वो बात होती है। तो ये है हमारी क्रैब साइकिल, बहुत सुंदर सी दिखाई दे रही है बोर्ड में। आप लोग को कितना मतलब सबको शॉर्ट में ही लिखा है, तो दैट्स वाई मैं फिर से रिकॉल ले रही हूँ इसका। पायरुविक एसिड चेंज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस हुआ, सिट्रिक एसिड बनाया। सिट्रिक एसिड से सेकोनेटिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक एसिड, फिर वो चेंज हुआ ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। यहाँ से सिट्रिक एसिड से लेकर के ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड तक सब 6 कार्बन है। यहाँ पर फिर ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो NADH2 मतलब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। हम यही बोलते आ रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे स्टेप वाइज, तो यहाँ पे भी रिमूव कर लिया। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के A के बीच में भी रिमूव कर लिया। ग्लाइकोलिसिस में हमने PGL से PGA के फॉर्मेशन में हमने रिमूव किया। फिर ये कीटोग्लूटारिक एसिड में मतलब यहाँ जब ये स्टेप हुआ तो यहाँ दैट इज ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन कंपाउंड बनाया। वो मैंने एक स्टेप गलत बोला। कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाने में फिर से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कराया। फिर सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना, उसको सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कराया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के बनने के बीच में GTP दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी हम NADH2 FADH2 कुछ नहीं बना रहे हैं, सीधे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हमने GTP को प्रोड्यूस करवा लिया है। ठीक है, फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड बनाया, तो यहाँ जो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस विच इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस ने सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन निकलवा करके FAD को दे दिया, तो वो FADH2 बन गया। फिर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड का, फ्यूमारिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। मैलिक एसिड से फिर से हाइड्रोजन निकाला गया, तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब हमने देखा था कि दो NADH2 हमने कहाँ निकाल लिए थे, ठीक है, हमें ग्लाइकोलिसिस में हमें मिल गए थे 2 NADH2, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिले थे। लिंक रिएक्शन में हमें 2 NADH2 मिल गए। ठीक है, क्रैब साइकिल में हमें कहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला ये, ठीक है, फिर हमें मिला यहाँ पे, और फिर एक जगह और मिला है हमें, दैट इज यहाँ पे मैलिक एसिड पे मिला, और एक कहाँ चला गया, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सो सक्सिनाइल, ये हो गया FADH2 है ये। तो एक जगह और कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के बीच में। तो क्रैब साइकिल में हमें 6 NADH2 मिल गए, और क्रैब साइकिल में हमें 2 FADH2 मिल गए। ठीक है, क्लियर। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, एक मिला हमें आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के बीच में मिला, दूसरा मिला हमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच मिला, तीसरा हमें मिला मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बीच में, और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड के बीच में हमें FADH2 मिला है। तो आप देख लो 6, 2, 8, 2, 10 NADH2 टोटल मिले हैं। 10 NADH2 जब इससे 1 से 3 ATP मिल रहा है, तो ETS में हमें 10 NADH2 से 30 ATP मिल जाएंगे, और एक FADH2 से हमें 2 मिलता है, 2 ATP मिलता है, तो ये हमें कितने मिल गए, 4 ATP ETS में देगा। ठीक है, 2 GTP 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन से हमें 2 ATP मिले। ठीक है, और 2 ATP का गेन हमें ग्लाइकोलिसिस में हुआ था। तो 30, 4, 34, 2 36 और 2 38। ठीक है, 36 कब मिलेगा, क्योंकि इसको अभी यहाँ ही रोकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा क्रैब साइकिल की
क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है। और अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक हमने यहाँ निकलवाया, एक हमने यहाँ निकलवाया, फिर एक हमने यहाँ पे निकलवा दिया। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से कीटा ग्लूटारिक एसिड बनने में एक कार्बन डाइऑक्साइड 2 और एक गेटवे रिएक्शन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलवा दिया, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है। और इस तरीके से पायरुविक एसिड को हम यहाँ पर घुमवाते जाएंगे और उससे हाइड्रोजन निकलवाते गए। ओके, अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ये सिट्रिक एसिड, ये शॉर्ट में शो कर रहा है कि किस तरीके से हो रही है ये। ओके, अब इसके बाद हम ETS को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। ओके, ओके, अब हम रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आते हैं। तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इसको फिर ये जो हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें मैं इसको, ये बिल्कुल लास्ट की जो है, इसको हम मान लेते हैं दैट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में भी हम इसको क्या लेंगे, कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन होगी, साइटोलॉजी के कॉन्सेप्ट लॉ, जो मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन होती है जिसमें लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, एक इस साइड प्रेजेंट है और एक इस साइड, ये लेयर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, पूरी मिला करके इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमने क्या स्टोर करके रखा है, NADH2 स्टोर करके रखा है, कितने, टोटल 10। ठीक है, 2 हमने ग्लाइकोलिसिस में निकलवाया, 2 हमने पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A के कन्वर्शन में निकलवाया, 6 हमने कब निकलवाया, क्रेब्स साइकिल में, और 2 FADH2 निकलवाए थे। ठीक है, और हमें 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में मिली थी, 2 ATP हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रेब्स साइकिल में मिली थी। तो हमारे पास 10 NADH2 हैं और 2 FADH2 हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये अंदर करेंगे तो ये क्या होगा, अंदर ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये सब कहाँ बना है, NADH2, दैट इज 10 NADH2 एंड 2 FADH2, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 कुछ भी नहीं है, FMN है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फिर एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, आयरन सल्फर, Fe नहीं लिखा है, FS। ठीक है, इसके बाद जो होता है इसी साइड पे ये कॉम्प्लेक्स 2 होता है। कॉम्प्लेक्स 2 के लिए मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में ही बताया था, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है। फिर यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये कॉम्प्लेक्स 3 होता है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, जिसमें कि जिसे हम साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम PC1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम 4 हो गया। ठीक है, जो कि जिसे साइटोक्रोम 4 नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, जिसे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो CYT, साइटोक्रोम A3 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। यहाँ पर फिर ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साइटो कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेज एंजाइम या ऑक्सीसोम बनाऊंगी। तो ऑक्सीसोम अभी हम पहले इलेक्ट्रॉन को घुमा करके लाते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 2 हैं, इसमें तीनों में आयरन सल्फर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, साइटोक्रोम B, देन आयरन सल्फर प्रोटीन होगा, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C1 होगा। ठीक है, और ये A होगा, फिर A3 होगा। तो मूवमेंट जो होगी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, देन आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन। यहाँ पर एक मोबाइल कैरियर होता है जिसे हम कोएंजाइम Q कहते हैं, इसे हम यूबिक्विनॉन एंड कोएंजाइम Q सेम है। कोएंजाइम दैट इज
नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम, को एंजाइम होता है ना, तो यानी याद रखिए ये 2 3 4, ठीक है। ये जो बाकी जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो प्रोटीनियस पार्ट है, लेकिन को एंजाइम क्यू इस एटीएस में अलोन नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा ये NADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ देंगे। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो NADP रिडक्टेज ही होता है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके FMN रिड्यूस हुआ, फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया, आयरन सल्फर ने कोएंजाइम क्यू को दिया। तो कोएंजाइम क्यू तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ ले लेता है और ये मोबाइल होता है, इसकी शटलिंग चलती रहती है। ये जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। इसको दे देगा, साइटोक्रोम बी को दे देगा। अब FAD क्या करता है, देखो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की हो रही है। ये लीस्ट NADH2 जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन यहाँ जो बैठी हुई है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन की को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में है, ठीक है। और मतलब ये बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती जा रही, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर NADH2 ने तो कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन दिए। H2 में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कहाँ रह गए, दोनों प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे रह गए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। और ये जब ये NADH2 जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन और 2 जो प्रोटॉन्स हैं उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, ये इनर मेम्ब्रेन थी और ये बोर्ड आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इनर स्पेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन को भेज दिया गया, ठीक है। तो ये NADH2 गया तो इलेक्ट्रॉन तो FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन देन कोएंजाइम क्यू को दे दिया गया। इसके जो H2 के जो प्रोटॉन्स थे वो भी यहाँ 2 प्रोटॉन्स बाहर निकाल दिए गए, और वो तो H2 के 2 प्रोटॉन गए, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, आई एम वेरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन में बोल रही हूँ, प्रोटॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिया है, FMN ने ले लिया है। अगेन मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। NADH2 H2 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा FMN को, और जो 2 प्रोटॉन है वो कहाँ भेज दिया गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पर भेज दिया गया, ठीक है। अब ये तो NADH2 का प्रोटॉन तो गए ही, जब 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑलरेडी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ भेजेगा। 2 तो गए जो हाइड्रोजन के H2 के साथ थे, वो तो बाहर ही गए। इसके अलावा ये 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो एक इसमें जो एनर्जी, फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रोजन आयन को, दैट इज प्रोटॉन को, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो पहले से प्रेजेंट है, जो NH2 वाले, NADH2 वाले नहीं है, जो पहले से प्रेजेंट है उसको वहां भेजने का काम कर देती है, ठीक है, आउटर स्पेस में भेजने का काम कर देती है। ये इनर चैम्बर है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इनर चैम्बर है, ये आउटर चैम्बर है। आउटर चैम्बर दैट इज विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जब हमने NADH2 बनवा करके रखा है वो H2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन तो हाइड्रोजन वाले तो 2 प्रोटॉन तो बाहर जाएंगे ही। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई तो एक प्रोटॉन जो पहले से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है वो भी बाहर जाएगा। तो H2 जब जा रहा है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से बाहर भेजे गए, ठीक है। अब FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन और कोएंजाइम Q जो कि मोबाइल कैरियर है वो इधर आया, इससे जुड़ा और इससे इलेक्ट्रॉन लिया, फिर गया और साइटोक्रोम बी को दे दिया, ठीक है। अब जो ये वाला है, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2, वो क्या चीज है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है, FADH2 और ये FAD ऑक्सीडाइज होकर के निकला, इसने 2 दे दिया,
ठीक है, यहाँ से भी वही हुआ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आयरन सल्फर प्रोटीन को गए, आयरन सल्फर प्रोटीन से क्यू कोएंजाइम क्यू को गए, वो मोबाइल है, कभी इससे ले रहा है कभी इससे लेकर के कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम बी को पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस में भी जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाएगा तो जो उनके हाइड्रोजन है वो तो जाएंगे ही बाहर, हाइड्रोजन आयन तो बाहर जाएंगे ही, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो शुरू से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, उसको भी आउटर चैम्बर में भेजा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोएंजाइम क्यू की महिमा हमने बता दी कि एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन को वो कैरी कर सकता है। कॉम्प्लेक्स 1 से लिया, कॉम्प्लेक्स सी के साइटोक्रोम बी को दिया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 से लिया, उसको भी साइटोक्रोम बी को दिया। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर प्रोटीन पे, आयरन सल्फर प्रोटीन से ये गया साइटोक्रोम C1 पे। अब साइटोक्रोम C1 मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच फिर एक मतलब तुर लगे हुए नहीं है, यहाँ पर फिर एक मोबाइल कैरियर होता है जिसे हम साइटोक्रोम सी कहते हैं। साइटोक्रोम सी इसके पास आएगा, यहाँ से इसका जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका आयरन जो है वो फेरस स्टेट में चेंज हो जाएगा, और फिर वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा, तो वो फिर किस स्टेट में आ गया, फेरिक स्टेट में आ गया, ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया, फिर वो उसके पास इधर चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोएंजाइम क्यू और जो साइटोक्रोम सी है वो मोबाइल कैरियर है, शटलिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम सी जो है वो शटलिंग कर रहा है 3 एंड 4 के बीच में, तो वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से और दे रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम ए को। यहाँ पूरा यही चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस हुए, फिर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन भेज देंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी उसका क्या मतलब है, उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यदि हम इन दो को कंपेयर करें तो ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर A3 के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये मोर हो गया। अब लेकिन A3 एंड O2 को कंपेयर करें तो A3 लेस हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यदि हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं NADH2 से और ख़त्म कर रहे हैं O3 पे, तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो होगा वो NADH2 होगा और जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही चीज होता रहा, इलेक्ट्रॉन पास होता रहा, इलेक्ट्रॉन डाउन मतलब एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट से मोर की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस में वो जो मूवमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ग्रेडियंट होती है। हाई एनर्जी इसकी है, इसके कंपैरिजन में लो एनर्जी है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या काम कर रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को भेज दे रही है आउटर चैम्बर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और आउटर चैम्बर में यदि हम प्रोटॉन को के ग्रेडियंट को देखें तो आउटर चैम्बर में बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं इन मूवमेंट के कारण। कई सारे क्रिस्टी है, इस तरीके से इनफोल्डिंग है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आउटर चैम्बर में प्रोटॉन मतलब आउटर चैम्बर और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट यानी कम ज़्यादा, बाहर ज़्यादा अंदर कम, इस केस में अंदर प्रोटॉन कम है और बाहर प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया जिसे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, 2 मोबाइल कैरियर हैं, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। यूबिक्विनोन जो है एक ही टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, ये सारे केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। यूबिक्विनोन एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है, साइटोक्रोम 1 बाय 1 करेगा। जब यहाँ पर ए में आ गए तो देखो साइटोक्रोम सी 1 इलेक्ट्रॉन को ला के दिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से हमने 4 प्रोटॉन ले लिए और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, 2H2O मिल गया, जो हम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है,
क्यों ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत पड़ी? हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया, हमने क्रेब्स साइकिल देख लिया, हमने गेटवे रिएक्शन देख लिया, लिंक रिएक्शन देख लिया, कहीं पे हमें जरूरत नहीं पड़ी। ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ हमने देखा कि NADH2 ने कॉम्प्लेक्स 1 के FMN को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, FMN ने FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन यानी राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, ठीक है, उसने फिर आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया, आयरन सल्फर प्रोटीन ने कोएंजाइम Q को दिया, कोएंजाइम Q ने एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और पहुंचा दिया साइटोक्रोम B को, और कोएंजाइम Q ने कॉम्प्लेक्स 2 से भी लिया और साइटोक्रोम B को पहुंचाया। साइटोक्रोम B, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम B C1 वहां गया, फिर मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C बैठा हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया साइटोक्रोम C1 से और पहुंचाया साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A ने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम A3 को। A3 के पास इलेक्ट्रॉन है, A3 रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन को देगा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा बोल रही हूँ, मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटॉन्स। तो 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बना लिए। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अकॉर्डिंग टू एनर्जी ग्रेडियंट, हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा था, ऑक्सीजन लीस्ट एनर्जी वाला हो गया, तो जब ये मूव कर रहा था तो इसने फ्री एनर्जी रिलीज कर रहा था। उस फ्री एनर्जी का यूज हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन है उसको आउटर चैम्बर में भेजने का, ठीक है, जिसके कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गया, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आउटर चैम्बर में है एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है, ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, तो वो डिफ्यूजन चालू हो जाता है। अब ये प्रोटॉन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करेंगे। अब ये इसको मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ, ओके। तो अब हम देखते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस की स्टोरी वही है जो हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ी थी, कि दैट इज केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, पीटर मिशेल वाली। इसमें भी यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि अभी हमने क्या मतलब ETS में ये चीज़ हमने क्लियरली देख ली कि ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो चुका है, आउटर चैम्बर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कम प्रोटॉन ना, ओके, आउटर चैम्बर में ज़्यादा प्रोटॉन है और मैट्रिक्स में कम प्रोटॉन्स है, दैट इज जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड में डिफरेंस है, दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमने ये क्लियरली देख लिया था कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ये स्टोरी वहां पर कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमें फिर से एक बार देखते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है, इसको देखते हैं। ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। इसमें इस तरीके से ये कई सारी यूनिट्स, इसके पहले भी मैंने यही बताया था कि इस तरीके से कई सारी यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन है बड़ी वाली, ये ओके, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये आउटर चैम्बर है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, हायर कंसंट्रेशन है प्रोटॉन्स का, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसमें साइड में जो स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर में चैनल प्रोटीन होगा। चैनल प्रोटीन यानी वो प्रोटॉन को आने जाने का रास्ता देगा, उनको कैरी करेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन यहाँ से एंटर होगा और सपोज यहाँ से इसकी एग्जिट है, प्रोटॉन यहाँ से इनको बाहर निकालेगा, स्टेटर प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। तो एक एंट्री पॉइंट दे दिया जाता है चैनल प्रोटीन का और एक एग्जिट पॉइंट दे दिया जाता है। तो ये प्रोटॉन यहाँ से एंटर हुए तो ये जो रोटर यूनिट्स हैं, रोटर की यूनिट्स है, जैसे यहाँ से ये पाइप ले लो, चैनल बना लो, इसको इससे एंटर हुआ, यहाँ पर इसको अटैच किया, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन अटैच हुआ, और जैसे ही प्रोटॉन अटैच होगा तो फिर एक चक्कर लगाएगा, जैसे वहाँ क्लोरोप्लास्ट में देखा था हमने। तो ये जब घूमेगा तो इसका जो ये जो है रोटर, जो एक स्टॉक से अटैच है, वो भी रोटेट होगा, ठीक है। ये जैसे ये घूम रहा है तो इसके साथ ये भी घूम रहा है, ठीक है। ये जब घूमेगा तो यहाँ क्या हुआ, प्रोटॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हुआ, और ये जो घूम रहा है स्टॉक, वहाँ पर ये जो F1 पार्टिकल है जो कि जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम ADP
और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, उस एनर्जी को यूज करके एटीपी में सिंथेसाइज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस होती जाएगी। तो कुल मिलाकर के रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लेक्स 5 पे आके कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा जो एनर्जी करेंसी के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर क्या देखा, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसमें रोटर है, स्टॉक है, और जो नॉब है, कैटालिटिक नॉब है, दैट इज वो वहाँ पर एटीपी सिंथेटेस एंजाइम है। ये एंजाइम इस एनर्जी का जो स्टॉक मूव कर रहा है उस एनर्जी को यूज करता है, उस एनर्जी का यूज एडीपी और आईपी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में करता है और एटीपी की सिंथेसिस में करता है। रोटर मूव कराता है एंड जो स्टेटर है वहां पर चैनल प्रोटीन होते हैं, जहां से आउटर चैम्बर से प्रोटॉन्स स्टेटर में एंट्री लेते हैं इस चैनल प्रोटीन से, फिर एक राउंड लगाते हैं, फिर एग्जिट चैनल प्रोटीन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, दैट इज एटीपी सिंथेसिस की, दैट इज केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ये बिल्कुल आई थिंक मैंने वहां पे भी बोला था कि ये बिल्कुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसा है कि जहां पर पानी को ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन को मूव कराया जाता है, टरबाइन के मूव होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, हाइड्रोजन को गिराया गया रोटर पे थ्रू चैनल प्रोटीन जो स्टेटर में प्रेजेंट है, फिर उसको मूव कराया गया और उससे एटीपी को सिंथेसाइज कर लिया गया। ओके, तो ये है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वही चीजें लिखी हुई हैं। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर। साइटोक्रोम जो होते हैं सब में आयरन प्रेजेंट होता है। हमने देखा कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 तीनों में आयरन सल्फर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। हम जनरली साइटोक्रोम पर, लेकिन जब वो होता है तो ये जो साइटोक्रोम्स वगैरह हैं वो मतलब कई सारे, एक कॉम्प्लेक्स 1 बोल रहे हैं तो वो कई सारे प्रोटीन से मिलकर के बना है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सिनिक हाइड्रोजनेस है, उसमें भी कई सारे प्रोटीन्स है, और मेन जो हो जाते हैं वो डिहाइड्रोजनेस हो गए। देन कॉम्प्लेक्स 3 में भी कई सारे प्रोटीन प्रेजेंट हैं। तो एक सीक्वेंस हमने देखा FMN, देन आयरन सल्फर प्रोटीन, देन उसके बाद यूबिक्विनॉन या कोएंजाइम क्यू के लिए मैंने क्लियरली बोला कि ये नॉन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। कोएंजाइम बोल रहे हैं तो नॉन प्रोटीन अपने आप ही हो जाएगा। देन वो साइटोक्रोम B1 को दिया, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1 को गया, फिर साइटोक्रोम A को गया, फिर साइटोक्रोम A3 को गया। A3 को हम साइटोक्रोम A3 दैट इज कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूबिक्विनॉन एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, जबकि जो साइटोक्रोम C जो दूसरा मोबाइल कैरियर है वो एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। जब कॉम्प्लेक्स 4 दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक एक करके पहुंच जाते हैं, तो वो 4 प्रोटॉन को लेता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेकर के 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना देता है। अब जो ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन हमने इसलिए किया कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जिस एनर्जी का यूज़ हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को आउटर चैम्बर में भेजने में किया, जिसके कारण प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाए। फिर प्रोटॉन को हम घुमा फिरा करके ऑक्सीसोम से वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दिए। तो जो ये ग्रेडियंट में पोटेंशियल एनर्जी जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन था, उसमें जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने दैट इज ऑक्सीसोम में घुमाया फिराया और उसकी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करवाया। और वो जो स्टेटर था उसकी जो वो जब मूव होता है तो एटीपी सिंथेस के एक्टिव साइट को एक्टिव करके उससे एटीपी को सिंथेसाइज करा देता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें लिखा हुआ है इसमें। जरूर ये है यहाँ पर हमने देखा मोबाइल कैरियर है C। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो साइटोक्रोम A3 होता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं, सीक्वेंस हमने क्लियरली देखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। इसमें कॉपर सेंटर भी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये जो है
ये क्लियर दिया हुआ, ये मैट्रिक्स साइड है। मैट्रिक्स साइड में ही, इसमें जो आप याद रखिए कि मैट्रिक्स साइड में ही एटीपी सिंथेज होगा। और ये जो हम यहाँ चैनल बना करके हाइड्रोजन डाल रहे हैं, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, तो ये जो है ये किस साइड होता है, ये आउटर चैम्बर साइड होगा। इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस होगा, आई डोंट नो यहाँ क्यों ये इस बीच में दे रहा है, तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो किस साइड होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड ही होगा। कॉम्प्लेक्स 2 इज नथिंग बल्कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देन when the electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase. ATP synthase is complex 5, ठीक है, complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor. ठीक है, कि FAD रिलीज करेगा, डोनेट करेगा तो हम 2 ATP सिंथेसाइज कराएंगे, NADH2 रिलीज करेगा तो हम 3 ATP सिंथेसाइज कराएंगे। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन का रोल बस इतना ही, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इज वो जो A3 है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेती है। और मेक इट वेरी क्लियर, NADH2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव and that is oxygen is most electronegative. टेंडेंसी उसकी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की मैक्सिमम है। Then the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. यदि नहीं हम ब्लॉक हो जाए, A3 में इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो फिर कैसे काम करे, कैसे पूरी की पूरी क्रैब साइकिल रुकी रहेगी, सब कुछ जाम, जैसे बिल्कुल एक जगह गाड़ी फंस गई है तो पूरे रोड जाम, तो वही चीज होगी यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो, ठीक है। और जो साइनाइड है उसका वही काम होता है कि वो ऑक्सीजन मतलब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देता, इसलिए साइनाइड जो है इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइट, ठीक है। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। हाइड्रोजन बोल रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा लाइट एनर्जी यूज होती है, इसलिए हमने, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे ATP जो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होती है उसके लिए हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टर्म यूज करते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ ATP विद इन द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। ये देख लो, इसमें ये है F0 है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोजेक्टेड होता है। यहाँ से, क्योंकि यहाँ आउटर चैम्बर है, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो यहाँ से मूव होकर के आएंगे और यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और इमेज है वो ज़्यादा अच्छी है, ये देखो, ये क्लियर बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब उतनी एनर्जी, मतलब रोटर घूमता है, स्टेटर घूमता है, स्टेटर इज नथिंग दैट इज स्टॉक ऑफ ऑक्सीसोम, वो घूमता है, तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो ADP और IP से ATP की सिंथेसिस के लिए सफिशिएंट होती है। तो F1 इज नथिंग, दिस इज ATP सिंथेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो इसके घूमने के कारण ये जो है इसका एक्टिव साइट एक्टिव होकर के ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन द F1 हेड पीस इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल दैट इज टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एम्बेडेड नहीं होता है, उसमें साइड होता है, एंड कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 इज इंटीग्रल, मेम्ब्रेन में धसा हुआ है F0 कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल। F0 में ही वो जो चैनल प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटॉन को लेकर के आ रहा है। F1 तो ATP सिंथेस हो गया, और F0 जो है वो एक्चुअली डिफ्यूजन के लिए जो चैनल प्रोटीन चाहिए वो प्रोवाइड करा रहा है F0, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है। F0 इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये देख लो, ये सबसे अच्छी इमेज है इसमें, ओके। ये हो गया, या जैसे लाइक ये हाइड्रोजन यहाँ से एंटर कराए तो ये इस पे बाइंड हुआ, अब ये जो है ये घूमेगा, ये इसको घुमाते हुए लाए यहाँ पर,
ठीक है, ये यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, सॉरी आउटर चैम्बर है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर, सॉरी प्रोटॉन अंदर आया, उसने इसको रोटर को घुमाया, ठीक है, यहाँ आया, तो ये इसमें फिर एक ओपनिंग रहेगी जो उसको जो उसके जो दैट इज हाइड्रोजन आयन जो है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिलीज कर देगी। अब इसके कारण ये जो है ये घूमेगा, और ये जो एटीपी सिंथेस है वो एडीपी से एटीपी को प्रोड्यूस कर लेगा। एक्चुअली जो F1 F0 पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं, ये F0 पार्टिकल है विच इज इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि चैनल प्रोटीन बनाता है हाइड्रोजन आयन के डिफ्यूजन के लिए, ठीक है, ये चीज हो गया। देन the passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP। यहाँ इन्होंने कुछ क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म इसी तरीके से होती है। हाइड्रोजन आया, रोटर से बाइंड हुआ, उसको घुमाया, स्टेटर घूमा, स्टेटर की मैकेनिकल एनर्जी को एटीपी सिंथेस ने एटीपी सिंथेसिस में यूज किया। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर 2 हाइड्रोजन passes through the F0 from the intermembrane space to the मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन से मैट्रिक्स में लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, तो डिफ्यूज हो रहे हैं, और जब दो प्रोटॉन पास होते हैं F0 पार्टिकल से, तो एक एटीपी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETS कंप्लीट होता। अब ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ, हमने ये कर लिया, अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया। 10 NADH2 मिले थे, 30 ATP उससे मिलेंगे यदि हम बीच से कुछ चीज़ को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब के केस में। एक FADH2 है, उससे हमें 1 से 2, तो 2 FADH2 मिले थे, तो 4 ATP उससे मिल गए, तो दैट इज 30 + 4 34 ATP हमें FADH2, 10 NADH2 और 4 FADH2 ने दिए। 2 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस ने दे दिया था, और 2 ATP हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ने दे दिया था। यहाँ टर्म्स यही चीज़ बोल रहा है कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज स्प्लिट होता है और क्रेब्स साइकिल में जाता है, तो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट दूसरे बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस में यूज़ हो जाते हैं, NADH कहीं और यूज़ हो जाते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम चलता है, ये नहीं कि क्रेब्स साइकिल लेके बैठी रहेगी, नहीं ये तो सारे मेरे प्रोडक्ट हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सेल एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट के रूप में काम करती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें विदड्रॉ और एड ऑन की जाती हैं, ठीक है। देर इज ए सिक्वेंशियल ऑर्डरली पथवे फंक्शन। हाँ, अब दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टन एजम्पशन, एक हमें सोचना होगा, मतलब एक हम मान के चलेंगे, देर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पथवे फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विथ ग्लाइकोलाइसिस TCA एंड ETS पथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। सिक्वेंशियल प्रोसेस चल रही, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में बना हुआ NADH2 को भी हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ला करके, उससे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही लाना होगा, फिर वो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम से गुजरेगा, केवल आउटर चैम्बर में नहीं लाएंगे, दोनों मेम्ब्रेन क्रॉस। तो NADH2 के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं, ठीक है। नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। कोई भी बीच की चीज कुछ भी नहीं चुरा करके लेके जाएगा, जो क्रेब्स साइकिल है वो वहाँ पे ऑपरेट होती रहेगी। Only glucose is being respired, no other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary species। कोई मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कहीं भी कुछ नहीं। एक ग्लूकोज हमने स्टार्ट कराया है, तो 6H2O बनाओ और 6CO2 निकालो, और पूरी उससे ATP, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, यही चीज को वो बार बार बोल रहा है। बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। All pathway work simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means। ठीक है, तो जहाँ ATP बन रहा है उसको रख के नहीं बैठेंगे, जहाँ चाहिए लेके जाओ। NADH2 की जरूरत है, ले करके जाओ। बीच में कीटो ग्लूटारिक एसिड की जरूरत है, लेकर के जाओ। तो ये सब मतलब एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट के रूप में सेल काम कर रही है। तो ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन वहाँ नहीं रहता है कि नहीं हम माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ से कुछ भी नहीं देंगे।
It is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. ठीक है. Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. अब कई ब्रेन वगैरह की सेल जो हैं वो 36 ATP को ही प्रोड्यूस कर पाती हैं, क्योंकि उसका कारण ये रहता है कि यहाँ पर 2 चैनल रहते हैं. यदि वो NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 को देगा तब हम उस NADH2 से 2 ATP ही यूज कर पाएंगे. तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में जाता है तो वो 2 ATP को यूज करता है, 2 ATP को सॉरी मैंने शायद मैलेट एस्पार्टेट, एक्चुअली देखो जो मैलेट एस्पार्टेट शटल नहीं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल. ठीक है. जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस में जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब फॉस्फोग्लिसिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ था तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल बने थे साइटोप्लाज्म में. अब ये साइटोप्लाज्म में बने NADH2 को हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाना है, तो उसके पास 2 बस हैं. एक या तो वो मैलेट एस्पार्टेट शटल में आए या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में आए. मैलेट एस्पार्टेट शटल में आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट करता है. तो उस केस में तो मैलेट एस्पार्टेट शटल यदि ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ NADH2 यूज करता है तब तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs बनेंगे, क्योंकि हमने देखा है यदि कॉम्प्लेक्स 1 पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं. लेकिन यदि इस साइटोप्लाज्मिक NADH2 ने ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को यूज किया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 2 को डोनेट करेगा, FADH2 वाली जगह सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस वाले कॉम्प्लेक्स को डोनेट करेगा, तो उससे 2 ATP बनेंगे. तो मसल सेल और नर्व सेल जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल ऑपरेट करते हैं. तो इनमें मसल सेल और ब्रेन सेल दैट इज नर्व सेल्स में लेस एफिशिएंट होता है, वो एक ग्लूकोज से 36 ATP बनाते हैं. बाकी जगह पे हम देखते हैं कि मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. अब ये चीज़ें हमने अच्छे से देख ली हैं कि किस तरीके से 7% ही एनर्जी यूटिलाइज होती है फर्मेंटेशन में, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है क्योंकि केवल 2 ATP मिलते हैं. ओके, ये सब हमने देख लिया. अब जो उसकी बात करते हैं दैट इज रेस्पिरेशन को, तो हम उसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं. यहाँ पर देखो, ये इमेज को देखो, यहाँ पर जो ये बोल रहा है, जो रेड एरो शो कर रहे हैं वो एनाबोलिक पाथवे को शो कर रहे हैं. ठीक है. और साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है ग्रीन को. तो यहाँ पर देखो सक्सिनाइल को एंजाइम है तो इससे पोरफायरिन का बनना होता है. तो सक्सिनाइल को एंजाइम को क्रेब्स साइकिल से विड्रॉ कर लिया जाएगा. पोरफायरिन मतलब कुछ को पोरफायरिन बनाने में. ठीक है. पोरफायरिन रिंग हमें मालूम है कहाँ कहाँ यूज होती है. ठीक है. देन उसके बाद जैसे ये मैलेट है, मैलेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सकती है. एस्पार्टेट फिनाइल एलिनिन टायरोसिन जो है फ्यूमारिक एसिड से एंटर कर सकते हैं क्रेब्स साइकिल में. तो जो प्रोटीन है वो क्रेब्स साइकिल में कई पॉइंट से एंटर कर सकता है. सिट्रेट से है तो सिट्रेट से हम देख रहे हैं कि फैटी एसिड का भी सिंथेसिस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस हो सकता है. एमिनो एसिड पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ तो फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए से एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, और एसिटाइल को एंजाइम ए से हम फैटी एसिड का भी सिंथेसिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम कई जगह देख रहे हैं कि हाँ, कीटोग्लूटारिक एसिड है, इससे हम एमिनो एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं, या ग्लूटामिक एसिड जो है कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होकर के क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकता है. तो ये हमने शुरू में ही भी बात की कि यदि फैट सब्सटेंस है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो वो लाइपेज से टूटेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में. फैटी एसिड जो है ऑक्सल एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल में एंटर होगी. तो जब फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकती है तो एसिटाइल को एंजाइम ए भी तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है ना. PGAL, जब ग्लिसरॉल PGAL से ग्लाइकोलिसिस में एंटर होता है तो PGL से हम ग्लिसरॉल बना सकते हैं. जब एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के थ्रू बन करके
क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकता है तो कीटोग्लूटारिक एसिड का यूज हम ग्लूटामिक एसिड के फॉर्मेशन में कर सकते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम पोरफायरिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है पोरफायरिन का रॉ मटेरियल होता है। तो ये सब चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो पाथवे है, ठीक है, ये सिर्फ कैटाबोलिक नहीं है बल्कि ये कई एनाबोलिज्म में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे के रूप में जानते हैं। देन ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट है। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एंड हैज बीन मेंशन्ड अर्ली। ये सब चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। वही फिर बोलेगा फैटी एसिड कहाँ से एंटर होगा, और यही बोल रहा है फैटी एसिड कोएंजाइम ए, जबकि जो ग्लिसरॉल है वो PGAL के रूप में एंटर होगा। प्रोटीन जो है प्रोटीएजेस से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर एमिनो एसिड का अभी हमने देखा कीटोग्लूटारिक एसिड वगैरह की बात की कि वो किस तरीके से एंटर हो रहे हैं। देन since respiration involve breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway, but ये गलत है इनका कहना क्योंकि ये amphibolic pathway है। Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. Similarly, during breakdown and synthesis of protein, two respiratory intermediate form the amino acid, ठीक है। Breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis and anabolism, और इसका पूरा निकालो तो इसका मतलब ये है कि ये जो है रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे है। ये NCERT का ही चार्ट है, वो यही शो कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलिसिस में गया। प्रोटीन जो है प्रोटीएज एंजाइम से एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, वो पायरुविक एसिड से भी एंटर हो सकता है और क्रेब्स साइकिल में भी एंटर हो सकते हैं एमिनो एसिड। फैट जो है फैट और फैटी लाइपेज ने इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। ग्लिसरॉल जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PGL से इसमें एंटर हुआ, जबकि जो फैटी एसिड हैं वो एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल में एंटर हुए। तो इस इमेज को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। दिक्कत कुछ भी नहीं है कि कौन कहाँ से एंटर हो रहा है क्रेब्स साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में, यही बता रहा है। फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम में से, एमिनो एसिड वाया पायरुविक एसिड भी और डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में भी जा सकते हैं। ग्लिसरॉल जो है DHAP में कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फिर वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज से वो चेंज हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ओके। अब रेस्पिरेटरी कोशिएंट दैट इज सिंपल, RQ का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 कंज्यूम होती है और CO2 इवॉल्व होती है, तो उसका रेशियो हम देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट जो होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, ठीक है। तो अब सिंपल है, यदि CO2 ज़्यादा बन रही है, 10 बन रही है और ये 6 कंज्यूम हो रही है, तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। 6/6 लोगे तो 1 हो गया, ठीक है। 10/6 लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और यदि 6/10 लोगे तो 0 पॉइंट मतलब लेस देन 1 आएगा, सिंपल। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशिएंट होता है, जैसे ग्लूकोज का हम देख रहे थे, ब्रेक डाउन कराते रहे थे तो 6 O2 कंज्यूम कर रहे थे तो 6 CO2 रिलीज करा रहे थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हम जितनी का ऑक्सीजन यूज करते हैं इनहेलेशन में, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज एक्सेल करते हैं ये नहीं लेना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन में हम जितने ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कराते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रोड्यूस कराते हैं। तो 6 O2 यूज किया, 6 CO2 निकाला, तो 6/6 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होता है, RQ विच रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, तो वो जो होता है 1 होता है। जबकि प्रोटीन के केस में क्या होता है, प्रोटीन और फैट के केस में ऑक्सीजन हमें ज़्यादा कंज्यूम कराना पड़ता है और ये लेस इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कराएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं एक ले लेती हूँ 60/100, तो इसकी वैल्यू जो होगी लेस देन 1 ही होगी। तो जब कभी भी किसी भी RQ की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है तो आप इमेजिन कर लो कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये या तो
फैट है या प्रोटीन है। तो प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू जो होती है 0.5 से 0.9 के बीच में होती है, जबकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो आपको याद रखना ही होगा। तो हमने अभी क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, 1 यूनिट होती है। प्रोटीन एंड फैट की कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। ऑर्गेनिक एसिड की हम देखेंगे ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6CO2 6CO2, तो ये कितनी आरक्यू वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, व्हेन फैट्स आर यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन द आरक्यू इज लेस देन 1। यहाँ पर देखो ट्रिपलमिटिन का है, ट्राइपामिटिन सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 145 ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है और उसके कंपैरिजन में 102 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की यूज़ हो रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। फैट में कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हमें फैट को ब्रेक डाउन करने में या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कराना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 102 CO2 इवॉल्व हुई, 145 O2 कंज्यूम हुई, तो वैल्यू जो है 0.7 है। और यही बोल रहा है कि यदि प्रोटीन सबस्ट्रेट होता है तो वैल्यू जो होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की आरक्यू की वैल्यू 0.5 से 0.9 के बीच में। ऑर्गेनिक एसिड के केस में ये होता है कि दैट इज ये कम होता है, यूज होता है, और ये ज़्यादा रिलीज होता है। दैट इज सपोज 100/60 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी, उसके आरक्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब हम इसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है इक्वल है, तो इसलिए वो चीज़ बराबर चलती रहती है। फैट और प्रोटीन जो कंपाउंड हैं, जो बायोमोलिक्यूल हैं, उनमें कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम होती है, तो जब इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हमें ब्रेक डाउन कराना है तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देनी पड़ती है। और ऑक्सीजन क्योंकि आरक्यू वैल्यू CO2/O2 है, तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो उनकी वैल्यू लेस देन यूनिट हो जाती है। लेस देन यूनिट यानी 1 से कम हो जाती है, यूनिट दैट इज 1। ओके, और ऑर्गेनिक एसिड के केस में, ऑर्गेनिक एसिड आप कोई भी फॉर्मूला लीजिए, चाहे एसिटिक एसिड चाहे मैलिक एसिड, तो उसमें कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ब्रेक डाउन कराने में हमें ऑक्सीजन कम देनी पड़ती है। दैट्स वाई उनका जो ऑर्गेनिक एसिड का जो आरक्यू होता है वो मोर देन 1 होता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक एसिड के जो हैं उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन कम यूज़ करेंगे। प्रोटीन एंड फैट उन कंपाउंड्स में कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए ऑक्सीजन काफ़ी सारी देना पड़ेगा, इस वजह से उनकी आरक्यू वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ओके, समरी में मैंने चेक किया है, नथिंग स्पेशल, जिनकी भी समरी में रिक्वायर्ड था वो मैंने लिया है। तो ये था रेस्पिरेशन। ओके, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, एंजाइम्स के नाम याद कर लीजिए, ETS को पूरा अच्छे से करके रखिए, और कोई रीज़न नहीं है कि आपसे नहीं बने। DPS जरूर सॉल्व कर लेना। तो DPS में जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो बहुत अच्छे से 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन को पास करवाना और 1 ATP को हम सिंथेसाइज करवाएंगे फटाफट। ठीक है, तो और मतलब ये सब चीज़ें, हालांकि मतलब इतना कि हम कोई सिस्टम बनाएंगे तो इतना एफिशिएंट सिस्टम कभी बना पाएंगे जो नेचर ने खुद ही बना लिया। ये चीज़ मतलब ऑक्सीसोम, दैट इज ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल ATP सिंथेस को देखो तो मतलब सोचना पड़ता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, किस तरीके से कि हाँ प्रोटॉन को बाहर भेजो फिर प्रोटॉन को अंदर लेकर के आओ। ये मतलब यहाँ तो कोई ब्रेन नहीं यूज़ हो रहा था, नेचर ने कितने अच्छे से इन सब चीज़ों को डेवलप किया। ओके, पहले कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को एंटर करा दो और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले लो, फिर केमिकल एनर्जी को इस तरीके से बायोलॉजिकल एनर्जी दैट इज ATP में पैक कर दो। तो एंड डेफिनेटली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सभी लोगों में बहुत पोटेंशियल है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोग में से किसी का नाम लूँ कि इसने ये बताया था। ओके, तो अपने आप को कभी भी
अंडर एस्टिमेट तो क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सब में बहुत पोटेंशियल है, सब कुछ अपने लाइफ में, आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डेफिनेटली, यदि एक प्रॉपर अप्रोच के साथ चलते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। ओके, टेक केयर।